क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम के लिए गए हैं और एग्ज़ाम में जाने के बाद पूरे के पूरे ब्लैंक हो गए? या फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता तो चल रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा? या फिर कभी ऐसे हुआ है क्या कि आप एग्ज़ाम के लिए गए, आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे से प्रिपरेशन किया और अच्छे से लिखा, पूरा का पूरा आंसर्स लिखे, पूरे के पूरे पेपर्स अटेंड करे और अटेंड करने के बावजूद भी आपको एग्ज़ामिनर में मार्क्स ही नहीं दिए? और या फिर आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का आपका स्कोर ही नहीं हुआ? ऐसा अगर आपके साथ में हुआ है तो आज हम लोग इसी के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स समझने वाले हैं कि एग्ज़ाम को जाने से पहले, 1 दिन पहले बोल सकते हैं या कुछ दिनों पहले, अगर एग्ज़ाम है आपका और एग्ज़ाम के पहले के क्या-क्या प्रिपरेशंस होनी ज़रूरी है या फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या-क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लोग कुछ आज के दिन में बात करने वाले हैं। वो करने से पहले लेकिन अगर आप अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टा या फिर फेसबुक के ऊपर अगर देख रहे हैं तो ऐसे केस में आप उसे फॉलो करिए। थैंक यू। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, एग्ज़ाम को जाने से पहले आपको क्या-क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है। तो एग्ज़ाम को जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि आपने जो कुछ भी पढ़ाई करा हुआ है, क्या आपने उसको रिवाइज़ करा हुआ है क्या? जो कुछ भी आपने पढ़ाई करा हुआ है, उसको आपने अगर रिवाइज़ नहीं करा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में जाने के बाद ब्लैंक हो सकते हैं। तो आपने जो कुछ भी पढ़ाई करा हुआ है, कम से कम एक बार ऊपर-ऊपर से सही लेकिन उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। ये आपको एग्ज़ाम के पहले दिन की चीज़ें जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हम ब बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ तो रात भर बैठ के नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं रात भर बैठ के और सवेरे आप एग्ज़ाम को जा रहे हैं, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इसके लिए एग्ज़ाम के पहले दिन में या फिर पहले रात में देर तक पढ़ाई मत करिए। उससे ये हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे पे आपका सर भारी हो जाए और सर भारी होने के साथ-साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में याद भी ना, क्योंकि हम लोग जब रात भर पढ़ाई करते हैं और नींद कम होने की वजह से हम लोगों का दिमाग जो इस तरीके से चलता नहीं है कि जैसा एक्चुअल में चलना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम के पहले दिन पूरी रात अच्छी तरीके से नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा हम लोग इसकी बात करें कि हमें साथ में क्या-क्या कैरी करना ज़रूरी है, तो हम लोगों को वाटर बॉटल कैरी करना ज़रूरी होता है, पेन, पेंसिल के एक्स्ट्रा सेट्स कैरी करने ज़रूरी होती है, कुछ ब्लैंक पेपर साथ में कैरी करने ज़रूरी होती है, एग्ज़ाम के कुछ मटेरियल्स या फिर अगर हम लोग कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसको कैरी करना ज़रूरी होता है ताकि हम लोग लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ रिवाइज़ करना चाहें या फिर कुछ देखना चाहें, तो उसको एक बार देख सकें। जैसे पॉइंटर्स या फिर कुछ हाइलाइटर्स अगर आपने बनाए हों, तो उसको थोड़ा देख लें और वो सुनिश्चित करिए कि आपके साथ में सारे के सारे स्टेशनरी जो होते हैं, जैसे रबर हो गया, रबर मीन्स इरेज़र हो गया, शार्पनर हो गया या फिर पेंसिल हो गया, फिर पेन हो गया, उसके एक्स्ट्रा सेट्स के साथ में आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ और अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहें, शांत रहें। अगर पॉसिबल है तो एग्ज़ाम के दिन के मॉर्निंग में या फिर जिस दिन एग्ज़ाम है उस समय अगर आपको पॉसिबल है 10-15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इसमें आपका जो फ़ोकस होता है या फिर कंसंट्रेशन जो होता है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। मेडिटेशन करिए, शांत रहिए और मन ही मन में रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपने क्या-क्या पढ़ाई करा हुआ है। उसमें एग्ज़ाम में आने के बाद उसको हम लोग क्या-क्या पढ़ाई करा हुआ है, अगर एग्ज़ाम में उस तरीके के अगर क्वेश्चन्स आते हैं तो उसको कैसे अटेंड करना चाहिए, इसके बारे में आप रिकॉल कर सकते हैं, खुद से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हो गया एग्ज़ाम में हॉल में जाने से पहले के प्रिपरेशंस। एग्ज़ाम के हॉल में जाने के बाद में जैसे आप पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के बाद वहाँ पे जब आप सीट पे बैठे तो बहुत शांति से बैठिए, डरिए मत। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जब एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं और अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है या फिर अगर लग रहा है कहीं न कहीं दिल में डर लगा रहता है कि भई अभी एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन्स आएँगे, क्या मैं उसको क्लियर कर पाऊँगा क्या? उस सारी डर की वज़ह से बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग जो हैं एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, डर की वज़ह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आती। तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है, ये सोच लीजिए या फिर ये ठान लीजिए, हिम्मत बनाइए, करेज आपका जो होता है, हिम्मत बनाइए या फिर हम लोग बोल सकते हैं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। एक्सट्रीम केस सोच लीजिए, एक्सट्रीम केस सोचने के बाद अगर आप एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, तो ऐसे केस में आपको वहाँ का डर जो है काफ़ी खत्म हो जाएगा। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिए। लाइन बाय लाइन आते ही पहले एग्ज़ाम हॉल में जैसे क्वेश्चन पेपर आ जाए तो क्वेश्चन पेपर आते ही उसको सॉल्व करना एकदम से चालू मत करिए। पहले पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर ढंग से, अच्छे से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं उसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कहीं पे मार्क कर सकते हैं पेंसिल में कि ये क्वेश्चन मैं पहले अटेम्प्ट करने वाला हूँ। उस क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करिए जो आपको आसान लग रहे हैं या फिर जो आपको याद आ रहे हैं या जिसके आंसर्स आपको पता है। जो आपको मिड लेवल के लग रहे हैं उनको थोड़ा-सा सेकंड लेवल पे रखिए। जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको एंड में रखिए, ताकि आपको पहले ही आप ग गड़बड़ा ना जाएँ या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डर ना जाए। डरने की वजह से जो है बहुत बार ऐसे हो जाता है कि एग्ज़ाम में हम लोग उसको अच्छी तरीके से अपीयर नहीं कर पाते हैं।
तो इजी क्वेश्चंस, फिर मिड लेवल क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस सेट में आप सीक्वेंस में रखिए। लेकिन एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि जब भी आप आंसर्स लिखें तो क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर ये प्रॉपरली वहाँ पे मार्क करिए। अदरवाइज ऐसा हो जाए, अगर आप सब्जेक्टिव बेसिकली लिख रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर उसको अच्छे से मार्क करिए। ऐसा ना हो जाए कि आपने सीक्वेंस में लिखने के चक्कर में क्वेश्चन नंबर ही रॉन्ग दे दिया और उसकी वजह से एग्जामिनर जो समझ नहीं पाया कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, और आपको मार्क्स जो वहाँ पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जब भी आपको आंसर शीट मिले तो आंसर शीट मिलने के बाद उसमें मार्जिन बराबर से बनाइए। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सब क्वेश्चंस डालने के लिए राइट हैंड साइड में आप थोड़ा सा मार्जिन बना के रखिए। बिकॉज जब वो लोग को आंसर शीट्स को बेचते हैं करेक्शंस के लिए तो बहुत बार उसको टाई करते हैं। टाई करने की वजह से जो एंड के कॉर्नर जो होते हैं फट जाते हैं। एंड के कॉर्नर्स अगर फट जाते हैं और अगर अपने एंड तक अगर लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि जो आंसर्स अपने एंड में जो भी वर्डिंग्स लिखे हुए हैं या फिर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो शायद से बराबर से उनको दिखाई ना दे और उसकी वजह से मार्क्स जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब कभी भी आप आंसर्स लिख रहे हैं, अगर कुछ गलत हो गया कहीं पे तो जस्ट सिंपल सा वन लाइन में उसको कट करिए, उसको स्क्रिप्ट मत करिए, अब स्क्रबल मत करिए। उससे क्या हो जाता है, पेपर जो गंदा दिखता है। और अगर एग्जामिनर सर देखते वक्त या फिर वो अगर नीट या टाइडी नहीं लगा तो बहुत बार वहाँ पे भी आपके कुछ मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, जिससे आपका परसेंटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद का जो टिप हम लोग बात कर सकते हैं कि आपने जब आंसर्स लिखे हैं तो आंसर्स लिखने के बाद पूरा का पूरा पेपर एक बार फिर से गो थ्रू करके देखिए कि सारे के सारे आंसर्स आपने अटेंड करें या नहीं, कुछ बाकी तो नहीं है। अगर कुछ बाकी है तो एंड में उसको क्वेश्चन और सब क्वेश्चन नंबर बराबर से लिखकर उसको अटेंड करने की कोशिश करिए। ये हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर कोई आपका ऐसा एग्जाम है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सिर्फ एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इस तरीके का अगर कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो ये जनरल इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं। और इस तरीके का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना जरूरी है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग अगर है आपके उसके अंदर, तो आपको जो आंसर्स के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर जो आंसर्स के बारे में आपको पता नहीं है तो ऐसे आंसर्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो आपने बराबर लिखा है उसके साथ साथ में जो आपने गलत लिखा हुआ है उसकी वजह से उसके भी मार्क्स चले जाएंगे और आपका जो स्कोर है बहुत बुरी तरीके से नीचे आ सकता है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बी केयरफुल, डू नॉट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस विच आर नॉट नोन, या फिर जिसके आंसर्स आपको पता नहीं है, जिसके आंसर्स आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो और जो आंसर्स आपको पता है उसको फटाफट पहले अटेंड कर लीजिए। अटेंड करने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस है, जैसे हम लोग मिड लेवल या फिर डिफिकल्ट लेवल और इजी क्वेश्चंस को जैसे अपने सॉर्टिंग बताया मैंने उस तरीके से अटेंड करिए। जो आते हैं उसको फटाफट फटाफट पहले आंसर्स कर लीजिए, जो नहीं आ रहे उसको एंड में रखिए। और फिर एक बार जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेंड करने से पहले एक बार फिर से गो थ्रू करिए सारे आंसर्स को, देखिए कि आपने क्या सारे आंसर्स अटेंड करे हुए हैं क्या, जो इजी है जो आसान है सारे क्वेश्चंस आप अटेंड कर चुके हो क्या। जो अटेंड होने के बाद जो बचा हुआ समय रहता है उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर उसका आंसर आता है तो अटेंड करिए, नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में एक चीज यहाँ पे बताने का रहेगा, अगर आप सब्जेक्टिव आंसर पेपर अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं जहाँ पे आंसर्स लिखने पड़ते हैं लेंथी आंसर्स, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर किसी क्वेश्चंस को, अगर क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो ऐसे केस में उसको एलेबोरेट करके लिखिए, प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए। जो पॉइंट्स आपको पता है कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको प्रॉपर हाईलाइट करिए पेंसिल से। और कोई भी आंसर्स कोशिश करिए कि सब्जेक्टिव आंसर्स में जब कभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस या आंसर्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो किसी भी क्वेश्चंस को ड्रॉप मत करिए। ड्रॉप करने से ये हो जाता है कि आपने अगर लिखा ही नहीं तो मार्क्स देने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है तो उसको आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इससे अगर आप उस लेवल के बच्चे हैं कि जो पासिंग के कगार पर हैं, शायद से पास हो जाए। अगर आप उस लेवल के बच्चे हैं कि जो डिस्टिंक्शन में आने वाले हैं तो शायद से आपको डिस्टिंक्शन या उससे ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई मैथमेटिकल या फिर कोई कैलकुलेटिव अगर सब्जेक्ट को अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देखिए कि वहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करा हुआ है, उसको फिर से एक बार टैली करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपने जो भी कैलकुलेशन करा हुआ है कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो उसको वन लाइन से कट करिए और फिर से वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब कभी भी आप मेजर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं सब्जेक्टिव में, मेजर में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और सब क्वेश्चंस होते हैं, तो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपकी कोई मेजर क्वेश्चंस है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके के अगर आंसर्स होते हैं तो आप उसको नए पेज पे चालू करिए। जब भी आंसर शीट में आप लिख रहे हैं तो उसको नए पेज पे चालू करिए। नया क्वेश्चन नंबर नए पेज पे चालू करना जरूरी होता है ताकि वो मिसमैच ना हो जाए या फिर ढूंढने में जो एग्जामिनर होता है या फिर जो मॉडरेटर होता है जो चेक करने वाले होते हैं उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो और वो आसानी से आपको स्कोर दे सकें।
और जब आपका पेपर हो जाए तो एंड में आप एंड में लिख सकते हैं। और आपका स्पीड बनाए रखिए। जब कभी भी आप लिख रहे हैं तो लिखते समय आप देखिए कि आप स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर आप स्पीड नहीं मेंटेन कर पाएँ तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका बहुत सारा आंसर्स जो हैं रह जाएँ और आप फाइनल्स में अच्छी तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने की वजह से आपका स्कोर जो है नीचे आ जाए। तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर ये जनरली तब होता है जब हम लोग डिफिकल्ट या फिर ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों को ठीक तरीके से नहीं आते हैं, तब हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो अवॉइड करने के लिए आपको सीक्वेंस लेना ज़रूरी है, ईज़ी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस और फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस। ये ट्राई करके देखिए। ये ट्राई करने से आपके परसेंटेज में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप डेफिनेटली देखेंगे। और अगर आपके भी मन में अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे टिप्स या ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं जो आपको एग्जाम में स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकता है, तो आप कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि लास्ट हम लोग 14 साल से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम लोग पर्सनली बच्चों को पढ़ाते हैं। पर्सनली पढ़ाने की वजह से किस तरीके के क्वेश्चन पेपर सेट करे जाते हैं, कैसे आंसर्स लिखनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों का बहुत लंबा स्टडी है। स्टडी होने की वजह से सारी चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ। आप इस तरीके की और भी टेक्निक्स और ट्रिक्स अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। आप अगर इसको फेसबुक या इंस्टा के ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो करिए। थैंक यू।